इस भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के दूर दूर जगहों से आए हुए बहादुर साथियों, अभी आपको योगेंद्र जी ने बड़े विस्तार से बताया कि कोयला घोटाले में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों इसमें सिर्फ केंद्र सरकार की कांग्रेस पार्टी ही नहीं, यूपीए की पार्टी ही नहीं, बल्कि विपक्ष की भी अहम पार्टियां पूरी तरह से शामिल थीं और सब मिलकर इस देश के प्राकृतिक संसाधन, इस देश के खजाने को लूट रहे थे। ये लूट सिर्फ कोयले के पर सीमित नहीं है, ये लूट देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों की चल रही है, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो दूसरी खदानें हो, लोहे की खदानें, एल्युमिनियम की खदानें, चाहे वो जमीन की लूट हो, चाहे वो जंगलों की लूट हो, पानी की लूट हो, हर तरह के प्राकृतिक संसाधनों की जो इस देश की प्राकृतिक संपत्ति है, दसियों सैकड़ों लाख करोड़ की संपत्ति, उसकी खुलेआम सब पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां, चाहे वो केंद्र में सत्ताधारी हो, चाहे राज्य में सत्ताधारी हो, सब मिलकर लूट रहे हैं। कोयला घोटाले से जो बात साफ साफ सामने आ गई है वो ये है कि इस लूट में सब शामिल हैं। जितनी सत्ताधारी पार्टियां हैं, करीब करीब सब शामिल हैं। जहां जहां हो सकता है तो अपने अपने आप एक एक करके लूटते हैं, पर जहां ऐसी व्यवस्था है कि मिलकर लूटना जरूरी है, अलग अलग लूटा नहीं जा सकता, तो हम देखते हैं कि एक दूसरे से मिलकर लूटते हैं। जिन राज्यों में खदानें, जैसे कर्नाटक में लोहे की खदानें राज्य सरकार खुद दे सकती है, वहां पर कौड़ियों के दाम पर, यानी बिना किसी दाम पर, सिर्फ 1% रॉयल्टी लेकर, 1% रॉयल्टी लेकर लाखों करोड़ की संपत्ति वहां की भाजपा की, कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने, और उससे पहले कांग्रेस की, जब ये एसएम कृष्णा साहब ने सबसे पहले ये शुरू किया, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार ने वही नीति जारी रखी और उसी तरह से कौड़ियों के दाम पर या बगैर कुछ पैसा लिए लाखों करोड़ की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को घूस ले लेकर दे दी। और ये सब नीति चलते हुए देश का एक तरफ तो सारा खजाना, देश का पैसा लुटता रहा, जो कि इस देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने में और सुविधाएं उपलब्ध कराने में इस्तेमाल किया जा सकता था। सबसे पहले तो वो पैसा लूटा गया। उसके साथ साथ इन नीतियों के चलते हुए वहां से जहां जहां ये खदानें हैं, वहां वहां जंगल भी हैं और वहीं पर आदिवासी, हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। उन आदिवासियों को पहले बेदखल किया गया और उनको अपने जीवन व्यापन के एकमात्र स्रोत से वंचित किया गया और उनको मजबूर कर दिया गया कि या तो वो भी हथियार उठाकर माओइस्ट बन जाएं या भूख से मर जाएं।
और उनमें से कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए और माओइस्ट बन गए अपने जमीन की रक्षा करने के लिए। और उसको हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा का खतरा बन गया है। तो ये खतरा किसने बनाया है? किन नीतियों से ये खतरा बना है? इसी तरह की लूट की नीतियों से, जिससे कि आपने इन आदिवासियों को मजबूर कर दिया है कि वो भी हथियार उठाकर माओइस्ट बन जाए। दूसरी तरफ आपने वहां के जंगल साफ कर दिए, आपने वहां का पर्यावरण नष्ट कर दिया, आपने इस देश के जो खदान थी, जो प्राकृतिक संसाधन, इस तरह से बेइंतहा आपने लूट कर कंपनियों को दे दिए और खोद खोद कर निकाल कर दूसरे देशों में निर्यात कर दिए कि अगले हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। 20 साल के अंदर संतोष हेगड़े साहब, जो कि कर्नाटक के लोकायुक्त थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर इसी तरह से लोहे की खदानें कर्नाटक में चलती रहें, जहां पर सबसे बड़ा लोहे की खदानें हैं हिंदुस्तान की, तो 20 साल के अंदर वहां पर सब लोहे की खदान सब खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। और साथ साथ आपने भ्रष्टाचार का ये आलम पैदा कर दिया कि उससे एक भ्रष्टाचारी माफिया इस देश में उत्पन्न हो गया, जैसे ये रेड्डी भाई वगैरह और या ये मंत्री वगैरह, जो जिनके पास इतना पैसा हो गया कि उस पैसे के बल पर पूरा की पूरा लोकतंत्र इस देश का उनकी मुट्ठी में आ गया और वो पूरे इस देश के लोकतंत्र के ऊपर हावी होकर बैठे हुए हैं। इतनी खतरनाक नीतियां आपने चलाई और ये कहकर चलाई कि हमको इस देश का जीडीपी का दर बढ़ाना है, हमको इस देश की, क्योंकि जल्दी जल्दी हमको कोयला निकालना है, जैसे योगेंद्र जी ने बताया, क्योंकि हमको बिजली बनानी है उससे, ये सब तर्क देकर आपने ये सब नीतियां चलाई। और हमने ये देखा कि जब आप कौड़ियों के दाम पर किसी को कोई संपत्ति दे देते हैं, जैसे ये कोयले की खदानें दे दी गई, तो कई सालों तक कोयले का उत्पादन नहीं होता। लेकिन जब आप नीलामी कर कर वाजिब दाम पर वही खदानें देते हैं, जिसको पैसे देकर, अच्छे पैसे देकर वो खदानें मिली हैं, वो उसका तुरंत उत्पादन करने की कोशिश करता है। और यही हमने देखा स्पेक्ट्रम में हुआ, जब 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई और उसके वाजिब दाम सरकारी खजाने में आए और उन कंपनियों से लिए गए, तो उन कंपनियों ने तुरंत स्पेक्ट्रम सर्विसेज देना शुरू कर दिया, टेलीकॉम सर्विसेज, उसको उस स्पेक्ट्रम को यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन जहां उनको कौड़ियों के दाम, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कौड़ियों के दाम पर आपने उनको दे दिया, तो वहां पर जिसको कौड़ियों के दाम पर, जिसको फ्री मिल जाती है कोई संपत्ति, उसको लगता है कि भाई हम आराम से इसको धीरे धीरे करके बेच लेंगे। और ये जो तर्क, अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए पहले प्रधानमंत्री ने यह बोला कि भाई हम तो नीलामी करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए कानून बदलना जरूरी था, और कानून बदलने में 6 साल लग गए। तो पहले तो कानून के सचिव ने प्रधानमंत्री को बोला कि इसके लिए अगर आपको नीलामी करवानी है तो कानून बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मौजूदा कानून में भी आप नीलामी करा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने बोला नहीं, मैं कानून ज्यादा जानता हूं, नीलामी कराने के लिए पहले कानून बदलना पड़ेगा। तो कानून सचिव ने बोला कि आपको कानून बदलना है तो आप 2 दिन के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बदल सकते हैं। वैसे भी जब सरकार को कानून बदलने का मन होता है, उनकी मंशा होती है, अगर अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कानून बदलना है तो 2 दिन में वो कानून आ जाता है। लेकिन इस कानून के लिए उनको 6 साल लग गए। उन्होंने बोला कि नहीं, कानून बदला जाएगा,
उसकी कोई जल्दी नहीं है, आराम से तब तक वही व्यवस्था चलती रहेगी। और वही व्यवस्था चलती रही जिसको कि सीएजी ने बोला है कि बिना किसी पारदर्शिता के अपने चहेते लोगों को कोयले की खदानें जिनका बाजारी दाम हजारों लाखों करोड़ था, आपने बिल्कुल कौड़ियों के दाम या बगैर किसी पैसे के उनको वो खदानें दे दी। अब तर्क ये दे रहे हैं ये हमारे वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब, उनका नया तर्क आया है कि अभी तो उन्होंने कोयला निकालना शुरू नहीं किया है तो इसलिए सरकारी खजाने को कैसे नुकसान हुआ। अरे आप किसी को देश की संपत्ति कौड़ियों के दाम में बेच देते हैं और कहते हैं कि सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस जिसको आपने बेची है कौड़ियों के दाम पर उसने आगे नहीं बेचा, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। देशवासियों को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। ये समझने लगे हैं कि कुछ भी कह दो हम सब चल जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इसमें क्या होना चाहिए। हम लोगों की मांग बड़ी सिंपल थी। पहली बात तो इन खदानों के लाइसेंस कैंसिल करिए, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और इनकी नीलामी करिए। और जब सरकार खुद कह रही है कि इसमें से अभी कोयला निकालने का काम शुरू नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ है, तो उसको कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल करके तुरंत उनकी नीलामी करिए। और आगे से हम लोग तो खैर ये कहते हैं, हम लोगों का ये मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर नियंत्रण सरकार का ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको निजी कंपनियों को देना है तो कम से कम नीलामी करके तो दीजिए, जिससे कि जनता को उसका पैसा तो मिल सके। दूसरा, हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें जो घोटाला हुआ है उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सवाल ये है कि जांच कौन करेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सीबीआई से जांच करवा रहे हैं। अरे सीबीआई तो उन्हीं के नीचे है, सीबीआई उनकी कैसे जांच करेगी। हर सीबीआई अफसर का ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, बर्खास्तगी सब सरकार के हाथ में है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथ में है। इसीलिए लोकपाल का मुद्दा उठा था, इसीलिए जन लोकपाल बिल तैयार किया गया था कि एक ऐसी स्वतंत्र संस्था, जांच संस्था बने इस देश में जो कि हर मंत्री की, हर सरकारी मुलाजिम की स्वतंत्र तरीके से जांच कर सके। भाइयों, उधर पीछे जो लोग हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि आप उधर आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ के बात सुनिए। तो इसीलिए जन लोकपाल बिल बनाया गया था कि एक स्वतंत्र जांच संस्था बन सके, लेकिन सरकार वो बिल नहीं लाई और उसकी जगह बिल्कुल दूसरा कानून लाई जो कि भ्रष्टाचारी अफसरों को संरक्षण देने का कानून है। नाम सरकार ने उसका लोकपाल बिल रखा है, लेकिन अगर आप उस कानून को ईमानदारी से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कानून का मकसद भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच कराना नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारी अफसरों को संरक्षण देने का मकसद से वो कानून बनाया गया। सरकार ये कहती है कि हम चुने हुए नुमाइंदे हैं। इस संसद में बैठे हुए सारी सत्ताधारी पार्टियां ये कहती हैं कि हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। आप लोग कौन होते हैं हमको बताने के लिए कि कैसा कानून बने? आप लोग कौन होते हैं ये बताने के लिए कि इसकी स्वतंत्र जांच हो? हम तय करेंगे। और क्योंकि अगर हमने स्वतंत्र जांच संस्था बना दी, जन लोकपाल बना दिया, तो हमें जेल जाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। आपकी हिम्मत हो तो आप हमको चुनाव में हरा कर दिखा दीजिए।
ये सरकार और संसद में जो काबिज लोग हैं वो हमको ये धौंस दिखाते हैं। इसीलिए सवाल ये उठा कि इस देश को, पहले हमने ये माना था कि इस देश की व्यवस्था, इस देश की सरकार और संसद जनता की इच्छा और जनता की मांग की कद्र करेगी। जब जब रेफरेंडम कराया गया, सर्वे ओपिनियन पोल कराया गया इस देश में, हर जगह ये निकल कर आया कि इस देश के 80% लोग जन लोकपाल बिल जैसा कानून चाहते हैं। फिर भी सरकार की ये धौंस रही कि हम चुने हुए लोग हैं, हम तय करेंगे और हम ऐसा कानून नहीं लाएंगे जो जनता मांग रही है। इसीलिए ये बात उठी कि भाई अब समय आ गया है कि इस देश को एक ऐसा राजनीतिक विकल्प मिलना चाहिए जो इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत कर सके, जो इस व्यवस्था को बदल सके। ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारे लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ यहीं तक सीमित रह गए हैं कि हम 5 साल में एक बार अपनी वोट देकर अपने नुमाइंदे को चुन सकते हैं, और उसके बाद सरकार क्या फैसला करती है, क्या कानून बनाती है, क्या नीतियां बनाती है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। तो इस व्यवस्था को परिवर्तित करने की जरूरत है, ऐसी व्यवस्था कायम करने की जरूरत है जिसमें विकेंद्रीकरण हो और जनता की पूरी भागीदारी हो कानून बनाने में, नीतियां बनाने में और अहम फैसलों में। उसके अलावा जो हमारे देश के अहम संस्थान हैं, जैसे कि पुलिस है, सिविल सर्विस है, या फिर ये न्यायपालिका है, इनमें ऐसे मूलभूत सुधार करने की जरूरत है जिससे कि इनका नियंत्रण ऊपर से मंत्रियों के द्वारा नहीं बल्कि उनकी जवाबदेही जनता के प्रति, आप लोग के प्रति हो। इन संस्थाओं को अंग्रेजों ने बनाया था अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, इसीलिए इनका नियंत्रण ऊपर से है, इनकी जवाबदेही जनता के प्रति कुछ भी नहीं है। तो ये सब व्यवस्था में परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन आज समय आ गया है सारे देशवासियों को सोचने का कि क्या यही व्यवस्था चलती रहेगी, क्या देश इसी तरह से लुटता रहेगा, क्या देश इसी तरह से देशवासियों को मजबूर किया जाएगा कि वो हथियार उठा लें या इस देश में अराजकता फैलती जाए। अगर इस देश को बचाना है तो ऐसा राजनीतिक विकल्प हमको देना ही पड़ेगा जो इन सब पार्टियों की लूट को बंद कर सके। वैकल्पिक राजनीति को कायम करने के लिए हम लोगों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि एक ऐसा राजनीतिक विकल्प इस देश को दिया जाए जो कि इस वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत और इस व्यवस्था परिवर्तन को देश में ला सके। तो एक नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। कमाने वाला लूटने वाला नया जमाना